अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 दिन के अंदर क्या क्या चीजें सीखने जा रहे हैं वो सारी चीजें इसके अंदर सीखते हैं, आज जानते हैं पहले। ठीक है, तो आज हमारा है डे 1। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर जो सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे वो है सेल्फ बॉडी डायग्नोसिस। आज का दिन और कल का दिन हम लोग डायग्नोसिस के ऊपर रखेंगे कि पेशेंट को कंप्लीट हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और खुद को भी कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। भाई मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए कि आपके शोल्डर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, आपकी नेक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पेल्विक जॉइंट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब तक आपको खुद के बारे में नहीं पता होगा तो दूसरे को आप ठीक क्या करोगे। तो सबसे पहले दिन हम लोग ये डायग्नोसिस ही सीखेंगे। ठीक है, पेशेंट का भी और खुद का भी। पेशेंट का अगर उसको सर्वाइकल की दिक्कत है तो कैसे डायग्नोस कर ले, अगर उसको डिस्क बल्ज है तो कैसे डायग्नोस करना है, साइटिका की समस्या है तो कैसे डायग्नोस करना है, कैसे डायग्नोस करे कि सर्जरी वाला केस है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो डायग्नोसिस के ऊपर हम लोग बहुत बात करेंगे। ठीक, फिर हमारा बेसिक्स ऑफ स्पाइन, कि स्पाइन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है कि एंटीरियर साइड कौन सी है, पोस्टीरियर साइड कौन सी है। ठीक है, या फिर ऐसे करके आप समझिए कि जो डिस्क बल्ज होती है एक्चुअली उसका नाम क्या होता है। हम लोगों ने सुना है नाम कि L4 L5 में दिक्कत हुई है, लेकिन L4 L5 एक्चुअल में क्या है, कहाँ पे है, ये तक नहीं पता। बोलते ना, सब लोग बोलते हैं डिस्क बल्ज हो गई है, लेकिन डिस्क बल्ज क्या है, एक्चुअल में क्या है, बोले डिस्क स्लिप हो गई है। ठीक है, तो उसके सारे मिथ्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ डिस्क, जैसे डिस्क कितने प्रकार की होती हैं, एक्सट्रूजन क्या होता है, प्रोट्रूजन क्या होता है, सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। उसी के अंदर ऐसे केसेस भी होते हैं कि अगर आप रिपोर्ट में देखते हैं तो बिल्कुल रेड फ्लैग है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग करेंगे। ये चीजें हो चुकी, डायग्नोसिस वाली बात बता चुका हूँ। स्टेनोसिस एक नया टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए। इसमें ऐसे करके हम समझते हैं कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम बैठते हैं तो दर्द होता है, खड़े होते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? ठीक है, और कुछ पेशेंट कहते हैं कि बैठते हैं तो आराम मिलता है, खड़े होते हैं ना तो बड़ा दर्द करता है। मार्केट में चलते हुए जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कमर फट रही है और हम जगह ढूंढ रहे हैं। और एक दूसरा पेशेंट है वो कहता है खड़े हो जाता हूं तो बड़ा आराम मिलता है, लेकिन बैठता हूं तो दर्द होता है, लंबा बैठ ही नहीं पाता हूं मैं। तो क्या हुआ है स्पाइन के अंदर? तो स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, स्टेनोसिस के अंदर व्यक्ति लंबा खड़ा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं खड़ा हो सकता, पता होना चाहिए ना आपको, तो वो डिटेल में हम लोग समझेंगे इसके अंदर। उसके बाद है एडजस्टमेंट, जिस चीज के लिए आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार है आप लोगों को कि नेक का अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं, शोल्डर का अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, थोरैसिक का कैसे कर सकते हैं, लंबर का कैसे कर सकते हैं, पेल्विक का कैसे कर सकते हैं, नी का कैसे कर सकते हैं, है ना, एल्बो का कैसे कर सकते हैं, रिस्ट का कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें ध्यान क्या देना है, जो मेन पार्ट है उसको अलाइनमेंट आपको करनी प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, रिस्ट में प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को होगी, नेक में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को होगी। ठीक है, तो नेक की अलाइनमेंट हमें 100% सीखनी है, बैक की अलाइनमेंट 100% सीखनी है, घुटने की अलाइनमेंट 100% सीखनी है। ये वाला जो एरिया है आपका ग्रोइंग वाला जो एरिया है, पेल्विक वाला एरिया है, इसकी अलाइनमेंट 100% सीखनी है। ठीक है, तो हम लोग भी जोर सबसे ज्यादा उसी पे देंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये स्टेनोसिस की थोड़ी सी वैरायटी, टाइप्स ऑफ स्टेनोसिस कैसे कहते हैं। एक पेशेंट है जिसको डिस्क बल्ज भी हो गई है, स्टेनोसिस भी हो गई है, तो वो कैसा केस होगा आपके पास। ठीक है, नी के बारे में मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि नी की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्या है, नी का इंटीरियर पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, लेटरल पार्ट कौन सा है, मीडियल पार्ट कौन सा है। जैसे हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, गद्दी एक तरफ से घिस गई है, गैप खत्म हो गया है। अब एक ही रिपोर्ट को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, एक डॉक्टर बोल रहा है गैप खत्म हो गया, एक डॉक्टर बोल रहा है गैप बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बारे में कंप्लीट हम लोग समझेंगे। ठीक है, वो सारे मिथ्स खत्म हो जाएंगे। सही है, उसके बाद क्या है आपका एमआरआई रीडिंग। एमआरआई रीडिंग के लिए अलग से मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एबीसीडी अगर आपको आ जाए तो एट बैट कैट पढ़ना आसान हो जाता है। अब मैं डायरेक्ट आपको बिना एबीसीडी सिखा के कैट बैट रैट पढ़ना सिखाऊं तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो बिल्कुल वैसे ही है ये केस भी। हमारे अंदर क्या है कि हम स्पाइन के बारे में सब बता देंगे, स्पाइन और बुनियाद डिस्क। ठीक है, तो जब सब कुछ पता होगा तो उसकी की तो रिपोर्ट है, जब वो पता है, एबीसीडी पता है, तो वो भी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो अलग से नहीं सिखाना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है,
तो एमआरआई आ जाएगा। फिर क्या है, ट्रिगर पॉइंट्स है, ट्रिगर पॉइंट्स कि ट्रिगर पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स इसकी भी एक पीडीएफ के अंदर ही आपको सब चीजें मिलेंगी, तो ट्रिगर पॉइंट्स को याद कर लेना। एक्सरसाइज, फिर नी की कौन कौन सी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं, बैक की कौन कौन सी कर सकते हैं, नेक की कौन कौन सी कर सकते हैं, ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइज की ब्रीदिंग हमें कौन कौन से हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कपालभाति करना है कि नहीं करना है। अगर आपको डिस्क की समस्या है तो पेशेंट को ये चीज जरूर करवाइएगा, इससे होता क्या है, हीलिंग प्रोसेस और तेज होगी। ठीक है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सूक्ष्म क्रियाएं करें। ठीक है, वो भी हम लोग थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। इसमें कई बार जो डिस्क का और जेल का जो मूवमेंट हो जाता है, जेल बाहर निकल जाती है, तो जेल किस तरीके से बाहर निकलती है, पोस्टेरो सेंट्रल किसे कहते हैं, पोस्टेरो लेटरल किसे कहते हैं, यही चीजें रिपोर्ट में लिखी रहती हैं। कॉर्डल माइग्रेशन, सीफल माइग्रेशन क्या होता है, पैरा सेंट्रल क्या रहता है, ये सारी चीजें टू जेड कंप्लीट इसी के अंदर डिस्क की जेल में। एक के टेपिंग भी है, आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग टेप लगा देते हैं, घुटने पे टेप लगाते हैं, शोल्डर पे टेप लगाते हैं, सर्वाइकल पे टेप लगाते हैं, तो क्या होता है वो, किस तरीके से आप उसको लगा के पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग सिखाएंगे। फिर इसके साथ साथ क्या है, ये बोनस है, ये सारी चीजें हमारे एंड से हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें कोर्स के अंदर की नहीं है, लेकिन हमारे एंड से हम चाहते हैं कि आप सीखें और चीजों को करें। तो न्यूरोथेरेपी का क्या है, न्यूरोथेरेपी का हम लोग सर्वाइकल के पॉइंट सिखाएंगे कुछ आपको, कि सर्वाइकल के अंदर अगर किसी को है कायरो आप नहीं कर सकते तो आप ये चीजें कर दीजिए, ये पॉइंट को आप कर दीजिए, ये प्रोसेस से आप कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट आपके क्या हो जाएंगे, रिजल्ट आपके डबल हो जाएंगे, रिजल्ट आपके बढ़ जाएंगे। नी के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, नी के कुछ पॉइंट है, नी के पॉइंट की हम लोग कैसे करके दे सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रबिंग, क्या हम करना चाहिए हमें, तो नी के लिए हम लोग कंप्लीट आपको सिखा देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा रहेगा इन 10 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये 10 दिनों के अंदर हम कंप्लीट ये सारी चीजें सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। ये हमारा प्रोसेस समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला दिन है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी होती है, होता है ना, करना क्या है वो तो अलग है, क्या नहीं करना है जब ये पता हो। जैसे बंदूक आपने खरीदी, तो बंदूक में क्या गलती नहीं करनी है, चलाओगे वो तो अलग है, लेकिन ट्रिगर से क्या होता है, इससे क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर सीखते हैं, पहले जानते हैं। तो देखो, मैंने शुरुआत ही हमारी इस चीज से रह रही है, पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल गिविंग द कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। जब भी आप कायरोप्रैक्टिक का ट्रीटमेंट देंगे, कौन कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, बिना इन पॉइंट्स को ध्यान रखे आप ट्रीटमेंट कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्या करना है, पेशेंट की मूवमेंट चेक करनी है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया और नेक बड़ी स्टिफ है उसकी, कह रहा है नेक में बड़ी दिक्कत है, सर्वाइकल की दिक्कत है, 5 साल से मेरी गर्दन में दर्द है, कमर में भी दर्द है, तो पहले क्या करेंगे, मूवमेंट को चेक करवा के देखेंगे। अब मूवमेंट को चेक करवाने का मतलब क्या है, नेक की मूवमेंट करके देखो, इधर इधर, आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, मूवमेंट चेक है। अब व्यक्ति की अगर मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, कायरो करना है या नहीं करना, आप बताओ? नहीं करना है। समझ गए? नहीं, पहला पॉइंट समझ में आया। अब व्यक्ति का क्या है, आपने देखा कि वही कमर में दर्द है, तो बोले आगे थोड़ा सा झुक के दिखाओ, वो कह रहे बस इतना ही जा रहा है मेरा। पीछे की तरफ जाके दिखाओ, तो वो कह रहा है बस मेरा इतना ही जा रहा है। तो समझ लो कि हालत कैसी है, गंभीर है। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, मूवमेंट चेक करवा के देखिए। अगर नी में प्रॉब्लम है, जहां की प्रॉब्लम है वहां की क्या करनी है, पहले मूवमेंट चेक करनी है कि मूवमेंट कितनी हो रही है। फिर उसके बाद क्या चेक करेंगे, मसल्स को चेक करेंगे। अब मसल्स को चेक करने का मतलब क्या है कि आपने कहा कि गर्दन में मेरे दर्द है, दिक्कत है, बहुत लंबे समय से है, और आपने फिर गर्दन के यहाँ की मसल्स को चेक करके देखा, हाथ लगा के देखा, क्या वो सॉफ्ट है? आपने कहा ये तो बिल्कुल पत्थर की तरह हो रही है। अब बताओ, किसी की गर्दन की मसल्स अगर पत्थर की तरह होंगी तो आप क्या कायरो करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो क्या होगा, चीजें खराब हो सकती हैं, चीजें टूट सकती हैं, चीजें इंजरी हो सकती है। होगी कि नहीं होगी? 100 नहीं 200% होगी। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, सबसे पहला पॉइंट मूवमेंट चेक। दूसरा, मसल्स को चेक करना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तीसरा है हमारा ऑस्टियोफाइट्स।
आपके मन में आएगा सर ये ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? ऑस्टियोफाइट्स हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना, या किसी ने सुना होगा तो थोड़ा बहुत जानते होंगे आप। ऑस्टियोफाइट्स का ऐसे करके मतलब समझिए कि जैसे हमारी ये दो मनके हैं, ये दो मनके हैं हमारे, अब बीच में क्या है? हमारी डिस्क है। तो ये जो हड्डी जो स्मूथ सरफेस होना चाहिए, ये सरफेस कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। कैसा हो जाता है? रफ सरफेस हो जाता है। अब जब रफ सरफेस हो जाएगा तो बताओ जब इसकी मूवमेंट होगी तो घिसाई ज्यादा होगी या कम होगी? अगर कोई खुरदरी सरफेस है, ऐसे समझो ये दोनों जॉइंट है, अगर यहाँ पे खुरदरी सरफेस होगी तो इसमें घिसाई होगी, मूवमेंट हो रही है, तो घिसाई ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। तो ऑस्टियोफाइट्स का मतलब क्या है? जब आप एक्सरे को देखते हैं तो खुरदरी सरफेस तो नहीं दिख रही है, ग्रेड 1 ऑस्टियोफाइट तक सही है। आपके पास एक केस आया जिसमें ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऑस्टियोफाइट है। अब हड्डियों की नोक इतनी इतनी बनी हुई है। अब आपने क्या करा कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, लेटो लेटो, और झट 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 करा, और अगले दिन वो व्यक्ति उठ नहीं पा रहा है, चक्कर और ज्यादा बढ़ गए हैं और दिक्कत और बढ़ गई है। तो हमें क्या देखना है? ऑस्टियोफाइट जरूर देखने हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा पेशेंट की आपको एक्सरे जरूर देखनी है। जब भी आप किसी भी व्यक्ति के कायरो करना है तो एक्सरे जरूर देखेंगे। एक्सरे के अंदर क्या दिखेगा हमें? ऑस्टियोफाइट्स, कि उसमें लिख देंगे ग्रेड 2 ऑस्टियोफाइट, ग्रेड 3 ऑस्टियोफाइट। और क्या दिख जाएगा एक्सरे के अंदर? कि हड्डी टूट के आगे तो नहीं खिसकी हुई है, हड्डी टूटी हुई तो नहीं है। आपके पास कई बार ऐसे पेशेंट आएंगे कमर में दर्द लेके, बोलेंगे कमर में ना बड़ा दर्द है। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ। कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता, तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ देखा ही नहीं तुमने। तुमने क्या करा कि अच्छा कमर में ही तो दर्द है, अच्छा आओ, कर दिया काम। अब इससे होगा क्या? इससे जो हड्डी टूटी हुई थी वो हड्डी और ज्यादा खिसक के आगे चली जाएगी। अब अगले दिन क्या होगी? अगले दिन दिक्कत हो जाएगी। अगले दिन होगा कि भाई तुम्हें जब पता ही नहीं था तो तुमने करा क्यों? अच्छा उस पेशेंट को पता होता है, कई बार पेशेंट को पता होता है, पेशेंट बताता नहीं आपको, ये होगा। सही है? समझ में आया कि नहीं है? ऑस्टियोफाइट वाली बात क्लियर है? एक दो इमेज दिखा दूं आप ऑस्टियोफाइट की, ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें होता क्या है? ऑस्टियोफाइट जितने भी बूढ़े लोग अगर आप देखेंगे, एज जिनकी बढ़ गई है तो उनको दिक्कत ज्यादा होती है उनके ऑस्टियोफाइट का, जिसमें क्या होता है? बोन डिजेनरेशन ज्यादा होती है। होगी कि नहीं होगी? जितनी एज ज्यादा उतनी ज्यादा दिक्कत होगी होगी। कोई सा भी जॉइंट अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऑस्टियोफाइट्स आप देख सकते हैं, या इसको दिखा देते हैं। देख रहे हैं? देख रहे हैं? जो सरफेस हमारी नॉर्मल होनी चाहिए थी, क्या वो नॉर्मल है? नहीं है, नॉर्मल नहीं है। साफ साफ दिख रहा है। यहां पे भी अच्छा दिख रहा है, देखो, है जैसा होना चाहिए क्या वैसा ही है? नहीं है। बोले ये कब हो जाता है? ये तब हो जाता है जब शरीर के अंदर कैल्शियम का इम्बैलेंस हो जाएगा। बोले इम्बैलेंस कब पाए, कैसे पता चलेगा? अगर व्यक्ति को हमेशा थकान रहेगी, अगर व्यक्ति को हमेशा कमजोरी रहती है, इनिशियल फेज के सिम्टम आते हैं, इसमें होता क्या है? ब्लड के अंदर आपका कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। ब्लड के अंदर कैल्शियम कब कम हो जाता है? लड़कों के अंदर खासकर अगर उनके धात आ रही है, अगर धात गिर रही है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा, तो थकान रहेगी हमेशा। तो उस ब्लड के अंदर कम कैल्शियम को पूरा कौन करेगा? हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है। अब देखो, आपको जिंदा रखना है, शरीर के अंदर ऐसी एक इंटेलिजेंस है, वो क्या कहती है? हमेशा इसको जिंदा रखना है। तो इसको जिंदा रखने के लिए जो संभव पड़ेगा वो करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? तो उसकी प्रायोरिटी क्या है? इसको जिंदा रखना है। तो जिंदा रखने के लिए तो हड्डियों में से कैल्शियम ले लेगा। हड्डियों में से कैल्शियम कहां से लेगा? जहां से मूवमेंट हो रही है, जहां पे लगातार आ रहा है जा रहा है कैल्शियम, वहीं से तो लेगा वो, या वो बिल्कुल ही वहां से ले लेगा? नहीं, वो वहां से लेगा। इसीलिए जोड़ों के साथ सबसे पहले लेगा, जॉइंट से ले लेता है, और वहीं से फिर क्या होता है? ऑस्टियोफाइट्स का डेवलपमेंट। ये उन लोगों के लिए भी ऐसे समझिए कि अगर आपको कम उम्र में ऑस्टियोफाइट्स है तो आपको ये बीमारी है। अगर आपने एसिडिक, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक फूड खाते हैं, तब भी दिक्कत आएगी। 100 नहीं 200% आएगी दिक्कत। सही है?
तीसरा पॉइंट समझ में आ गया हमें। फिर हमारा एक चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? एज। पेशेंट की एज कितनी है, कायरो तो करना है। अब एज को जरूर दिमाग के अंदर रखना कि बोले कितने उम्र से कितने उम्र तक का हम करें। ठीक है, तो 18 साल की उम्र से लेके आप 50, 60 साल, 65 साल तक की उम्र के लोगों को करो। अब बोले यार 80 साल का आ जाए, करो, अपने रिस्क पे करो। ठीक है, एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगा हमारे साथ जो घटी थी। मेरे कपड़े प्रेस जो करती थी एक लेडी थी, अम्मा, बूढ़ी अम्मा थी, 75 साल उनकी उम्र थी। और उनकी जो बहू थी, उन्होंने मुझे, जैसे मैं घर पे जाता था तो घर था चौथे मंजिल पे, तो वहाँ पे चढ़ के जाना है। तो मैंने बाइक लगाई, बोले अम्मा ना 3 दिन से सोई नहीं है, उनके ना शोल्डर में बड़ा दर्द है, फ्रोजन शोल्डर हो चुका है और बहुत सीवियर कंडीशन है, दवाई दे रहे हैं, आराम कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। मैंने कहा कि मैं अभी बैग रख के फिर मैं आता हूँ। मैं भूल गया, फिर उन्होंने मुझे सुबह पकड़ लिया, बोले आप आए नहीं, और अम्मा जी की हालत खराब होती चली जा रही है, दर्द के मारे पूरी रात भर वो चीख रही हैं। मैंने देखा हड्डी बिल्कुल ऐसे, बॉडी बिल्कुल ऐसे, बहुत ही पतली। अब मैंने कहा, मैं बड़ी दुविधा में था कि कायरो करना चाहिए तो, लेकिन करे तो करे कैसे। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते हैं, क्योंकि ठीक करना है हमें। हमने भगवान का नाम लिया और चीज़ों को करा। आप मानेंगे नहीं कि चीज़ें कितनी स्मूथली हुई। 2-3 तरीके के एडजस्टमेंट हो गई उनमें। और अगले दिन जब मैंने पूछा कि रात कैसे कटी, तो उन्होंने कहा कि मैं 70-80% सही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा हाथ उठने लगा और मैं सो पा रही हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे कितने लोगे। मैंने कहा आप हमारी फीस नहीं दे पाओगे, है ना, आप हमें आशीर्वाद दे देना, बस उसी में हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जब किसी को भी कायरो कर रहे हैं तो ध्यान में रखें, एक्सपीरियंस काम आएगा थोड़ा। अगर एज ज़्यादा है तो आप लोग हाथ मत लगाइएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, 1-1.5 साल का, 2 साल का, आपके हाथों में कंट्रोल आ जाए, तब आप कर सकते हैं। एक और केस मैं बताऊंगा जिसमें केस खराब हुआ था, मेरा नहीं है, किसी और का है। उसके अंदर क्या हुआ, नए नए जैसे आपके जैसे स्टूडेंट, और उन्होंने क्या करा कि सीखा, बड़ा अच्छा सीखा, अच्छा जोश ज़्यादा था, फिजियोथेरेपिस्ट थे वो, जोश ज़्यादा, उमंग ज़्यादा थी उनमें कि हम करें, अभी करें। तो ऐसे ही अम्मा जी आई हैं, कमर में दर्द था, कमर की सेट करी, कमर ठीक हो गई। अच्छा, शोल्डर के एडजस्टमेंट नया नया सीखा था, तो क्या हुआ कि नया नया शोल्डर का एडजस्टमेंट सीखा, तो होता है ना कि अम्मा जी की ये भी कर दें, तो यहाँ पे हाथ फंसा के झटका दिया उन्होंने। तो शुरू में क्या होता है, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता कि कहाँ हाथ रखना है, कहाँ कितना प्रेशर देना है। अब उनका शरीर था हैवी, 80-90 किलो के थे वो, अम्मा जी को इतना प्रेशर चाहिए नहीं था। क्लेविकल वाली जो हड्डी होती है हमारी, कॉलर बोन, ये टूट गई फिर। अच्छा, आवाज तो आई, टूटने की आवाज आई। उन्होंने कहा सर आवाज तो बेहतरीन आई थी। ठीक है, जो लोग आवाज के पीछे जाते हैं मैं उनके लिए ये कि आवाज जबरदस्त आई थी, लेकिन वो अम्मा पूरी रात सो नहीं पाई, 3-3, 4-4 इंजेक्शन लगाए, सूजन आ गई। तो फिर उसका फोन आया स्टूडेंट का कि सर ऐसी सी बात हो गई है कि अम्मा सो नहीं पा रही है, दर्द बहुत बढ़ गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ तो बहुत बढ़िया आई थी, सेटिंग तो बहुत अच्छी हुई थी। फिर हमने कहा एक्सरे करवा के देखो। एक्सरे करवाया तो देखा कि क्लेविकल टूटी हुई है। अब उसमें करने जैसा कुछ था नहीं, अब तो उसमें तो पट्टा बांधना है, उसको सेट करके पट्टा बांध के रखना है बस, और क्या करना है। ठीक है, तो वही चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि गलती नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आज नहीं कर पा रहे ना, कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे पास से आप जो सीख के जाएंगे कायरो, वो तो अलग है, लेकिन क्या नहीं करना है ये चीज़ सीखना सबसे ज़रूरी है। आपकी आंखें खुल जाएंगी कायरो से रिलेटेड आज, ये मैं कह सकता हूँ। एज का पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। प्रेगनेंसी, अगर किसी को भी प्रेगनेंसी है या मेंसेस की समस्या है तो उसको आप नहीं करेंगे कायरो, नहीं। मेंसेस जैसे मेंसेस आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी चल रही है, पीरियड अभी चल रहे हैं, तो उस केस में आप कायरो मत करना। तुम करोगे यार तो फिर चीज़ें बॉडी के अंदर वैसे भी केमिकल चेंजेस चल रहा है, और उस बीच आप कर दोगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। सही है। प्रेगनेंसी वाली बात ध्यान रखिएगा कि प्रेग्नेंट लेडीज हमेशा अपने, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे तो प्रेगनेंसी का एक वो रखना, ज़रूर कॉलम रखना कि प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेडीज़ का खासकर जब आप कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ पता नहीं चलता है,
देख के आपको पता नहीं चलेगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, और आपने अगर कर दिया तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। एक केस आता है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, ठीक है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर नहीं करना है। अब आप लोगों को लगेगा कि एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं बताऊं कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपके स्पाइन के सारे मनके क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और ये मूवमेंट कैसी हो जाएगी व्यक्ति की, बिल्कुल खत्म। ऐसे करके आप समझ सकते हो, ऐसे करके देखा है व्यक्तियों को चलते हुए, देखा आप लोगों ने? ऐसे करके चलता है व्यक्ति, आगे गर्दन आगे, वो गर्दन घूम नहीं रही है, ऐसे देखा है? देखा है आप लोगों ने? किसी ने देखा है? अब ये बीमारी है उसको कौन सी बीमारी है? एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर जो पहला और दूसरा पॉइंट था वो दोनों ही पॉजिटिव है आपके। कैसे? मूवमेंट होगी नहीं, मसल बिल्कुल टाइट है। तो कायरो भूल के भी मत करना। आप जो वीडियो देखते हैं कायरो करते हुए ऐसे लोगों की कि जकड़ी हुई है तब भी कायरो कर दे रहे हैं और बोले सर आवाज़ तो बहुत ही बढ़िया आई थी। ठीक है, ऐसी वीडियो बनाना बड़ा आसान है, आवाज़ को डालना बड़ा आसान है, भ्रमित करना बड़ा आसान है। आप करने जाएंगे, मात खाओगे, बहुत बुरी तरीके से पिटोगे वैसे। ठीक है, एक व्यक्ति के साथ हुआ भी था, उन्होंने गर्दन खींच दी थी, विधायक के बेटे थे वो, और वो व्यक्ति पहले पैरालिसिस हुआ, फिर व्यक्ति खत्म हो गया। ठीक है, फिर केस वगैरह हुआ, जेल वगैरह गए वो लोग, फिर वो चीज़ें, फिर शायद सेटलमेंट वगैरह हो गया। समझ में आएगी नहीं है? जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ खुल के। इसमें कुछ ऐसा नहीं रख रहा हूँ मैं पर्दा कि आपको फिर बाद में दिक्कत है, आप फिर बाद में कहो कि अरे यार सर ने तो ऐसा करके बताया नहीं, ये केस नहीं लेना था और हमने ले लिया और ज़्यादा दिक्कत हो गई। वो नहीं। इसमें होता क्या है, HLA-27 नाम की एक जीन होती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। ये टेस्ट का नाम है HLA-27। आपके पास कभी भी कोई केस आया जिसकी गर्दन घूम नहीं रही है, जिसकी गर्दन में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ टेस्ट करवाएंगे। आपके पास आया, बोले गर्दन नहीं घूमती है मेरी और ये वाला हिस्सा का मूवमेंट भी बिल्कुल ना के बराबर है, तो उसको ये टेस्ट जरूर करवाएंगे। ये तो जल्दी से ठीक भी नहीं होती। जल्दी ठीक नहीं होती, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, आपने अगर ऐसे केस देखे हैं तो आप जानते हैं। और इसमें क्या है, लंबा समय देना पड़ता है, 6-6 महीने देने पड़ेंगे। ऐसे पेशेंट देखा जिन्हें ऑपरेशन करवाने के बाद भी वैसे के वैसे रहे। हाँ, ये इसमें करना क्या है, इसमें जैसे इसमें न्यूरोथेरेपी काम आती है। हमारे पास एक पेशेंट आया था और उसने 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया था। आने से पहले कंडीशन कैसी थी कि वो बस के ड्राइवर थे, तो जैसे चढ़ने में, गाड़ी चढ़ने में तो हालत ऐसी होती थी कि चढ़ नहीं सकता था व्यक्ति। 10 मिनट चाहिए, पीछे से एक व्यक्ति धक्का मारने के लिए चाहिए। सुबह जब उठेगा तो 10 मिनट लगेंगे उसको, बाइक में जब बैठेगा तो 5 मिनट लगेगा। और वो पेशेंट 1 महीना ट्रीटमेंट देके प्रॉपर, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि 100% हो गया, लेकिन वो सुबह अब जल्दी उठ पाता है, बस में वो आराम से बैठ जाता है, काम वो सारे कर पा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ पा रहा है जो बिल्कुल नहीं कर सकता था। अब इसके बाद जिम्मेदारी किसकी है? उसकी है। एक्सरसाइज इसमें कंपलसरी है। इसमें अगर व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करेगा तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि ये सारे जितने भी जॉइंट है ये सब खत्म हो जाएंगे। मैंने एक ऐसा केस देखा था जिसके अंदर शुरुआत स्पाइन से हुई थी, ठीक है, फिर दोनों शोल्डर भी हो गए, दोनों ये वाले जॉइंट भी हो गए, और व्यक्ति फिर पता क्या करके चलता था, ऐसे करके चलती चाल थी उसकी, जो चाल थी वैसे करके थी। मैंने दिया था उसको 15 दिन दिया था ट्रीटमेंट, फिर उनके ब्रदर को सिखा दिया था कि भाई तुम देते रहना। देखिए ऐसी बीमारी, ये वो बीमारी है जो बिल्कुल तोड़ के रख सकती है इंसान को। समझ में आया कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है? मुझे तो नहीं लगता कभी आप दिक्कत आएगी इसमें, है ना। पॉइंट की समझ होनी बहुत जरूरी है। एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये खासकर आप ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है, हड्डियां खोखली होती हैं इसमें। अब बूढ़े लोगों के साथ क्या होता है, बूढ़े लोगों की हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली, कमजोर। अब कमजोर हड्डी के ऊपर आप प्रेशर दोगे तो हड्डी टूट सकती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि अब इसमें एक आपका दर्शन है।
कई बार पेशेंट को देखकर ही आपके अंदर से फीलिंग आएगी इसको नहीं देना है। होता है, आप लोग जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि देखकर ही पता चलता है कि इसको नहीं लेना है केस? हुआ है आपके साथ? तो हुआ होगा कि, लेकिन कई बार हम लोग लालच के चक्कर में ले लेते हैं, बोले यार कुछ दिन तो आएगा, तो फिर उसी हिसाब से करते हैं। हाँ ठीक है। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग मना कर देते हैं कि भाई जाओ तुम जाओ, हम नहीं कर पाएंगे। कि ऐसा नहीं, जैसे सर्जरी के बाद वाले केसेस हम लोगों ने सबने मना कर रखे हैं कि नहीं लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है सर्जरी के बाद। तो आप ध्यान रखिएगा ऑस्टियोपोरोसिस। एक बीमारी है बोन टीबी, ठीक है। बोन टीबी आप लोगों ने शायद सुना है, ना सुना हो। हड्डियां कमजोर नहीं, उसमें सर हालत क्या हो जाती है मैं आपको दिखा सकता हूँ। धीरे धीरे करके हड्डियां ही खत्म हो जाती हैं। हाँ, हड्डियां गल जाती हैं, डिस्क फ्यूज हो जाता है, और बोन टीबी डिटेक्ट जल्दी नहीं होता है। बोले सर कैसे पता करें कि बोन टीबी है कि नहीं है? देखो, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने जितने बोन टीबी वाले केस यहाँ पे देखे हैं और मना करे हैं फिर बाद में, तो उसमें हमने सबके साथ क्या हुआ है कि हमने जरा सा भी अगर स्ट्रेचिंग करी, थोड़ा सा भी खींचा, थोड़ा सा भी ट्रैक्शन दिया, तो उनका क्या हुआ, भयंकर दर्द बढ़ गया। पहला सिम्टम है ये। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसको बोन टीबी है। आप आंख बंद करके भी कह सकते हैं। अगर खींचने पे दर्द बढ़ रहा है, ट्रैक्शन देने पे अगर बहुत दर्द बढ़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं बोन टीबी के, कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं। मैं आपको अगर इमेज दिखाऊं बोन टीबी की, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा स्थिति हो सकती है क्या। क्योंकि शुरू शुरू में ये डायग्नोज नहीं होता। अच्छा, पहले पहले हमें पता नहीं था कि स्पाइन की भी टीबी होती है, पेट की भी टीबी होती है। हमें यही लगता था कि लंग्स की होती है खाली टीबी, तो ठीक है। तो हमारे पास एक आया था न्यूरोथेरेपी में, जब हम लोग देते थे तो टीबी का ही पेशेंट आया था, लेकिन उसको थी पेट की टीबी। पेट की टीबी फैलती नहीं है, हमें नहीं पता था, उस टाइम नए नए थे ना। तो हमने कहा यार ये तो लंग्स वाली टीबी, हमें ये पता था लंग्स वाली टीबी, यार कौन देगा ट्रीटमेंट इनको, हमें भी हो जाएगी। तो हमने तो कहा भैया हम तो देंगे नहीं। और जब मैंने देख लिया, मैंने पर्चा पकड़ा दिया दूसरे थेरेपिस्ट को, भैया तुम दे दो जाके। अच्छा, उनको भी पता था, उन्होंने फिर किसी और को दे दिया। तो फिर यही होता था कि तुम दो, कोई देता ही नहीं था, ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहा है। तो उन्होंने फिर कंप्लेन कर दी कि सर ये तो कोई ट्रीटमेंट देना नहीं चाह रहा है। तो फिर भैया ने हमें बुलाया और फिर बताया कि भाई इनको लंग्स की टीबी नहीं है जो फैल रही है, इनको पेट की टीबी है। पेट की टीबी आपको ऐसे नहीं फैलेगी, ट्रीटमेंट देने से ऐसे नहीं फैल जाएगी, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है, अपना मास्क वगैरह लगा के रखो बस। कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम वैसे भी, तो उस टाइम दिक्कतें और भी थी, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ये बोन टीबी का आप देखना कि कैसे करके रहता है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ बोन टीबी। दिख रहा है? जी। यहाँ देखो, यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे गल गई, गल गए मन के, गल गए पूरे, खत्म, ठीक है। और मन के गलने के बाद व्यक्ति फिर खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, फिर पहले दवाई चलेगी, फिर सर्जरी होगी। दवाइयों से ये जो बैक्टीरिया है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, खाना शुरू करता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि क्या दे रहे हो खाने के लिए, ये जहां पहुंच जाएगा ये वहीं पे खा लेगा। अभी हमारे पास एक केस आया था, फ्रांस से थे वो, ठीक है। उनके फ्रेंड को दिक्कत थी बैक की प्रॉब्लम की, वो ठीक हुए, तो वो उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा, वो आ गए। अच्छा, कमर दर्द था, एमआरआई करवा रखी थी, कमर में दर्द था नॉर्मल। हमने 15 दिन ट्रीटमेंट दिया, आराम भी मिला, लेकिन वैसा आराम नहीं मिला। हमने कायरो नहीं करी थी। अब सोच के देखिए, 15 दिन हो गए, हमने कायरो नहीं करी अभी तक। अपने जो दूसरे ट्रीटमेंट है वो सारी चीजें करी हैं खाली। फिर हमने एक दिन क्या करा था, ट्रैक्शन दिया, हल्का सा खींचा था, और खींचने के बाद जो दर्द बढ़ा उनके भयंकर, और हम लोग भी घबरा गए कि क्या हुआ ऐसे करके। तो कोई ज्यादा हार्ड झटका भी नहीं दिया अभी, तो हमने तो हल्का सा ट्रैक्शन दिया था जो देते ही हैं हम लोग। हमने कहा दर्द कैसे बढ़ गया, तो दर्द हमने जब देखा, जब चीजों को हमने होता ना, हमने फिर कहा एक और एमआरआई करो, और एमआरआई जब दोबारा करी तब देखा कि टीबी हो चुकी है। समझ रहे नहीं समझ रहे?
क्या अच्छा, क्या टीबी हमने कर दी? हम कर सकते हैं क्या टीबी किसी को? नहीं कर सकते। ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि भैया वो तुम्हारे खींचा था तो उसी से ही टीबी हो गई तुम्हें। ठीक है, तो आप ऐसे करके इतनी बीमारी जल्दी थोड़ी नहीं होगी ना। तो वही बात वही है, कहने वाली बात वही है कि इतनी जल्दी नहीं हो सकती, या ट्रीटमेंट से कभी टीबी थोड़ी ना हो जाएगी, लेकिन वो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनको समझाया कि देखिए इसमें सर्जरी वाला ही केस है, बाकी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सही है कि नहीं सही है? कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो गया? फिर एक आ जाता है केस एंटेरोलिस्थेसिस। नाम सुना है आप लोगों ने? कभी नाम सुना है एंटेरोलिस्थेसिस का? नहीं सुना है? आप योगा करते हैं इतने लंबे समय से, आपने नहीं सुना? नहीं सुना? ठीक है, आप भी जैसे हेल्थ सेक्टर से हैं लेकिन आप लोगों ने भी नाम नहीं। देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि आप योगा करते हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप ऑलरेडी फिजियो करते हैं, तो कैसे नहीं पता? क्योंकि हमें वो बेसिक रूट लेवल पे चीजें नहीं बताई गई हैं। अब एंटेरोलिस्थेसिस का मतलब क्या है? हड्डी टूट के आगे की तरफ खिसकी हुई है। सही है, वो लिखा रहेगा रिपोर्ट में एंटेरोलिस्थेसिस। अब आपको अगर मैं फोटो दिखाऊं, इसमें कैसी फोटो दिखती है दिखाऊं? ये देखो ये किस तरीके से इमेज कैसे दिखती है इसकी एंटेरोलिस्थेसिस की। हमारा कहना क्या है कि जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप करोगे कैसे? फिर बात है कि नहीं है? है ना? जानकारी है नहीं, करना हम चाह रहे हैं सब कुछ। एक सेकंड देना बस। नमस्ते नमस्ते। आजा देखो भाई, लिख रहा है आपको? इसमें क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, या फिर क्या लिखते हैं? एंटेरोलिस्थेसिस। अब इसके अंदर आप देखो कि क्या हुआ है कि ये स्पॉन्डी का मतलब होता है स्पाइन, लिस्थेसिस का मतलब होता है टूट के आगे खिसक जाना। ठीक है, एंटेरो का मतलब होता है आगे, लिस्थेसिस का मतलब टूट के आगे की तरफ खिसक जाना। तो यहाँ पे देखो ये आगे की तरफ ये खिसक जाती है, ये देखो पीछे का हिस्सा टूट गया है। जो लॉक बनता है वो लॉक टूट चुका है। अब लॉक टूट जाएगा तो फिर हालत कैसी हो जाएगी? अब ऐसे केस में क्या कायरो कर सकते हैं हम, या फिर आप किसी भी तरीके के। अब इसमें पता है इसमें कौन सी योगा नहीं करवानी है? कमर दर्द है, अच्छा आप बताइए कमर दर्द के लिए सबसे अच्छे आसन कौन से हैं? कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा तो भुजंगासन। भुजंगासन पहला, बस इतना ही बता दो। आपने क्या बताया? कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा जो आसन कौन सा है? भुजंगासन है। अब ये पेशेंट है आपके पास, अब इसमें पता होता क्या, अगर आपने भुजंगासन करवा दिया तो ये टूटी हुई है जो और टूट के अंदर घुस जाएगी। अब ये जानकारी अगर हमें ना हो, आप कहेंगे कि यार गड़बड़ हुई कहाँ, कि आसन तो वही करवाए और दिक्कत कैसे बढ़ सकती है? आपके दिमाग में क्या होगा? आसन करवाने से कभी दर्द थोड़ी ना बढ़ेगा, है कि नहीं है? आसन कराने से तो उल्टा दर्द में आराम होना चाहिए था, लेकिन आपको तो भुजंगासन कराना नहीं था। जब ये केस की जानकारी होगी तभी तो हमें पता चलेगा। अब ये क्या एक्सरे में पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है। एक्सरे में भी आप देखकर हड्डी टूट के आगे खिसकी हुई है। ये देखो दिख रहा है? ये देखो अलग है, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा अलग है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि ये हिस्सा यहाँ पे होना चाहिए था, वो टूट के आ गया। अच्छा इसमें एक चीज और होगी, जब आप कमर के ऊपर ऐसे करके हाथ रखेंगे पीछे से तो क्या होगा? आपको फील होगा, एक गड्ढा फील होगा। आप किसी का भी अगर गड्ढा फील कर रहे हैं पीछे तो आप एक एक्सरे तुरंत करवाओ पहले। समझ में आया कि नहीं है? चीजें पता चली कुछ नया? बहुत बढ़िया। इसमें भी देखो स्टेजेस होती हैं, देख रहे हैं आप? ये हेल्दी स्पाइन है, कैसी दिख रही है हेल्दी हमारी? हेल्दी में कोई भी दिक्कत दिख रही है आपको? नहीं।
अब ये क्या हो गया, ग्रेड 1। ये क्या हो गया, ग्रेड 1। कितना है, 25%। 25% हिस्सा क्या हो गया है, टूट के आगे की तरफ खिसक गया है। फिर क्या हो जाता है, ग्रेड 2। कितना हो गया, 25 से 50%। सही है कि नहीं सही है? 25 से 50% क्या हो गया है, मन का टूट के आगे कुर्सी हो गया। ठीक है, 25 से 50%। और उसके बाद ग्रेड 3 50 से 75%। और उसके बाद क्या होगा, ग्रेड 4 मोर देन 75%। देखो यहाँ पे अब ये वाला केस अगर हो और आप सोचे कि मैं ठीक कर दूं, तो हालत क्या हो सकती है, खराब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बैंड बज जानी है या नहीं बज जानी है? बैंड बज जानी है। सही है, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चीजें समझ में आई? ये कुछ स्टेजेस मैंने आपको, अभी और भी हम लोग डिटेल में जाएंगे, अभी तो हम लोग तो शुरुआत ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी इतना ज्यादा उसमें नहीं, ये वाला पहले टॉपिक को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर एक ये वाला एक केस आ जाता है रेट्रोलिस्थेसिस। क्या है, रेट्रोलिस्थेसिस। रेट्रोलिस्थेसिस के अंदर क्या है कि हड्डी मन का जैसे इसमें आगे चला जाता है, इसमें क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है। रेट्रो का मतलब होता है पीछे, लिस्थेसिस का मतलब टूट के पीछे की तरफ जाना। ठीक है, ऐसे केस भी हमें नहीं लेने हैं, बिल्कुल नहीं लेने। ठीक है, शांति से बने रहो, कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप देखते रहो, रिलैक्स रहो तुम। ठीक है, फिर एक केस आ जाता है सिक्वेस्ट्रेशन का। देखो सिक्वेस्ट्रेशन जहां लिख के आ जाए आपको रिपोर्ट के अंदर, आप ये समझ लेना तुरंत हाथ जोड़ने हैं। बोले सर क्यों हाथ जोड़ने, हम क्यों हाथ जोड़े, हम तो ठीक करने के लिए बैठे हैं, हम क्यों हाथ जोड़ेंगे, हम क्यों मना करें? लेकिन हाथ ही जोड़ने भैया ऐसे केस को, क्योंकि इसमें ऐसे समझिए जेल बाहर निकला और टूट के अलग हो गया। इसमें क्या हुआ है, जेल बाहर निकल के डिस्क बल्ज हो गई और टूट के भी फिर वो अलग हो गया। अब बताओ अगर अलग हो गया होगा तो हालत कैसी, खराब होगी या बहुत अच्छी होगी? सबसे पहली चीज उसमें होगा क्या, लेटरिन बाथरूम कंट्रोल से बाहर हो चुकी होगी। व्यक्ति को सबसे ज्यादा जो आराम मिलता है वो मिलता है ऐसे करके, वो व्यक्ति ऐसे करके चलेगा, वो सीधे नहीं चल सकता। आगे बताऊंगा, आगे की क्लासेस के अंदर आप जानेंगे कि ऐसे करके क्यों चलता है, हालत ऐसे करके ही क्यों होती है। ठीक है, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते ऐसा व्यक्ति। ठीक है, एक थोड़ी सी झलक मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं, उससे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, ये केस ऐसा रहेगा, देख रहे हो आप? इसको हटाना है। आगे उधर देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारी नॉर्मल डिस्क। अब ये जो इमेज बनी हुई है ना, इस इमेज को मैं आपको समझाता हूँ कि ये इमेज क्या क्या बता रही है। ये इमेज इस तरीके से बनी हुई है, ये डिस्क है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, आगे बताएंगे, सारी चीजें आएंगी। अभी सिर्फ आप वो समझो जो अभी बताना चाह रहे हैं। ये नॉर्मल डिस्क आपकी ऐसे दिखती है, ये डिस्क प्रोट्रूजन हो गया, जेल हल्का सा बाहर निकला, नर्व को कंप्रेस करने लगा। ये थोड़ी सी उससे भी कंडीशन वर्स हो गई, एक्सट्रूजन वाला केस। और ये फिर क्या हो गया, देखो वही लिखा हुआ है सिक्वेस्ट्रेशन जो बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पार्ट्स टूट के अलग हो गए, और ये केस कैसा है, सर्जरी वाला केस है। अगर आप इस केस में ऐसा होता है ना, हाथ भी रख दो, तो भैया ये पूरी जिम्मेदारी फिर आप ही की हो जाएगी, क्योंकि वो लोग तो चाहते हैं कि एक मुर्गा मिल जाए जिसके ऊपर सारा वो दे दें कि इसी ने कर दिया। सही है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिक्वेस्ट्रेशन। तो रिपोर्ट के अंदर क्या देखता है, डिस्क सिक्वेस्ट्रेटेड ऐसे करके लिखा रहता है, कई बार सिक्वेस्ट्रेशन पूरा पूरा साफ साफ लिख देगा। तो उसके ऐसे केस के अंदर हम हाथ नहीं डालना है अपना, तुरंत तुरंत। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो आपको बिल्कुल 100 नहीं 200% पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे छोटी छोटी गलतियां होती हैं, यहीं पे छोटी छोटी चीजें होती हैं। और क्या चेक करना है पेशेंट का, इन्फ्लामेशन, सूजन चेक करनी है कि सूजन कितनी ज्यादा है। अगर मान लीजिए पेशेंट कोई आपके पास आया और बहुत ज्यादा सूजन है, तो आप उसको कायरो कर सकते हैं क्या, करेंगे आप बताइए, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें उसका भी केस समझ लेना कि
कि जैसे चनक आ गई किसी के, बहुत दर्द है, गर्दन घूम भी नहीं रही है, तो तुरंत अभी आपको कायरो मत करना उस केस में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा सूजन है, तो तुरंत नहीं करना है। तुरंत क्या करेंगे, फिर रबिंग करना है। तुरंत क्या करेंगे, सिकाई करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद क्या है कि अगर किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है और वो कहता है मेरा ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बोले इसका मतलब क्या हुआ, बोले लैट्रिन बाथरूम कंट्रोल में नहीं आ रही है, लैट्रिन बाथरूम वाला एरिया अलग से फील होता है, मुझे ऐसा फील होता है मेरा नीचे वाला हिस्सा टूट के अलग है और ये वाला हिस्सा अलग है। ऐसी बातें जो पेशेंट कर रहा है तो उसको नहीं लेना है, या ये बातें पूछनी है। देखो क्या होता है कि गंभीर जब पेशेंट आया है आपके पास गंभीर समस्या लेके, तो ये सारी चीजें, सब चीजें आप पूछोगे, मैं पूछता हूँ हर चीज, और इसमें कुछ चीज नहीं भूलनी है, कुछ भी नहीं भूलेंगे आपकी, ये अरे यार ये पूछना चाहिए था, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, हर चीज लिस्ट बना लो, चेकलिस्ट की तरह बना लो। हम लोग एक डायग्नोसिस की बना लेंगे, डायग्नोसिस के अंदर मैं आपको प्रॉपर उसमें बता दूंगा कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, सही है। तो ये कुछ बातें क्या है कि जब भी आप पेशेंट को लेने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट देना जा रहे हैं, तो कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, ये चीज समझ में आई कि नहीं है। हथियार चलाने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कोई समराइज कर रहे हैं। पहला है मूवमेंट चेक करनी है, पेशेंट की नेक की मूवमेंट, बैक की मूवमेंट कैसी है। दूसरा मसल के चेक करना है, मसल की स्टिफनेस कैसी है। तीसरा ऑस्टियोफाइट्स है कि नहीं है। चौथा एज कितनी है, एज को ध्यान में रखेंगे। पांचवा प्रेगनेंसी। छठा मेंसेस, कि भैया मेंसेस तो नहीं आ रहे हैं, पीरियड तो नहीं चल रहे हैं, तब नहीं करना है। प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी सूरत में आपको नहीं करना है, कि ये नहीं कि प्रेग्नेंट लेडीज है और आपने लाओ सेट करे तुम्हारी कमर, तुम सेट हो जाओगे नहीं, हकीकत में जो सच्चाई है मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में आपको नहीं करनी है कायरो। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें आप वीडियो में देखते हैं, यहाँ पे हम उन सब चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वीडियो में तो हमने देखा था कि ऐसे करके कर देते हैं, ऐसे करके झटका देते हैं, ये कर देते हैं, सब कुछ क्या होता है वो आप इन 10 दिनों के अंदर आप समझ जाएंगे कि पिक्चर असली थी या नकली थी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन टीवी, एंटेरोलिस्थेसिस, रेट्रोलिस्थेसिस, सिक्वेस्ट्रेशन, इन्फ्लेमेशन और ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक्सरे का पॉइंट भी इंक्लूड कर लेंगे, एक्सरे को भी देखना ही देखना है, कि एक्सरे के अंदर मैंने आपको बताया था कि हड्डी टूट के आगे बढ़ी नहीं के लिए वो पता चल सकता है, बोन टीवी पता चल सकता है एक्सरे के अंदर, और क्या पता चल सकता है, अलाइनमेंट है कि नहीं है प्रॉपर, गैप खत्म तो नहीं हो गया, वो भी पता चल जाता है, ठीक है भाई। इन पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है जब भी आप कायरोप्रैक्टिक का ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये रही हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास, तो थोड़ा सा अभी आपको समराइज किया है, ठीक है। चलो।